2024 पाकिस्तानी मईशत के लिए कैसा रहा और क्या मईशत में आने वाले इस्तेहकाम के असरात आम आवाम तक भी पहुंचे, जानने की कोशिश करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की मईशत के लिए इस साल का आगाज़ IMF के स्टैंड बाई अरेंजमेंट से हुआ और साल के आखिर में मुल्क के एक और IMF प्रोग्राम के तहत चल रहा है। हालिया प्रोग्राम में पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारे से $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलने हैं। मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान रहा। हुकूमत के वज़ीर ख़जाना ने चंद दिन पहले कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि IMF प्रोग्राम के तहत गैस की कीमतों में रिकॉर्ड 840% और बिजली के नरखों में 110% से ज़्यादा का इजाफा किया गया, और ये भी कि रुपए की कदर में 43% कमी ने मुल्क में होने वाली गैर मामूली महंगाई में अहम किरदार अदा किया, जिसने बहुत से पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद और मयार ज़िंदगी को मुतासिर किया। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 40.2% पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे थे, जो इस साल बढ़कर 40.5% हो गए, यानी तकरीबन 25 लाख मज़ीद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके। बावजूद इसके कि मुल्क में गुज़िश्ता महंगाई, अगर हम गुज़िश्ता माह के अदाद शुमार के मुताबिक महंगाई में इजाफे की शरह देखें तो पहले के मुकाबले में कम हुई है, लेकिन अभी भी इस कम शरह से होने वाली महंगाई भी पाकिस्तानियों के लिए एक अफीद से कम नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम इस साल पाकिस्तानी मईशत में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स पर नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान में और महंगाई में इजाफे की शरह में होने वाली कमी पर अवामी तासुरात क्या हैं, जानने की कोशिश करते हैं। 20, 25, 50 हज़ार रुपये तक जो तनख्वाह वाले लोग हैं वो बच्चे नहीं पढ़ा सकते, वो कपड़े नहीं पहन सकते, जूतियाँ नहीं पहन सकते, खाना अच्छा नहीं खा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, फीसें नहीं हैं। वो तो एंड टू माउथ से भी नहीं, वो मांगने पे आ गए, रोड पे आ गए। महंगाई में ज़रूर फ़र्क आया है। जो ये साल का जो शुरू था उसमें तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी। पहले जहाँ पे हम चीज़ें लेने जाते थे 10 से 12 हज़ार रुपये हमारा बिल बनता था, अब वही चीज़ें लेने जाते हैं लेकिन 15, 18 हज़ार, 20 हज़ार उतना हमारा बिल बन रहा है। महंगाई तो इतना किया कि साल तो बहुत ट्रिपल ऊपर चली गई है। अब जो चीज़ यहाँ लेने के लिए आते थे 1000 रुपये की, अब वो 3000 की नहीं मिलती। अब बच्चे मेरे साथ आए हुए हैं, अब देख रहे हैं हम कि भाई क्या लेना है, जिस चीज़ का पूछते हैं वही चीज़ जनाब अला हद से ज़्यादा है। अब गरीब आदमी इस बाज़ार में क्या लाएगा? जो आदमी आते हैं वो देख कर वापस चले जाते हैं। महंगाई ने तो सारी पूरे पाकिस्तान को मुतासर किया है, काम नहीं है, मिडिल तबके सबको बहुत मुतासर किया है। तो गरीब बंदे का तो बेसिक गुजारा बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। मसनूई महंगाई बहुत ज़्यादा है, खुदारा इसके लिए कुछ करें। अपने डीसीओं को, एसीओं को आपने बिठाया हुआ है, इन पे थोड़ी सी नज़रें करम कर दें। सैलरियों में उस हिसाब से इजाफा हुआ नहीं, लेकिन जो है ना महंगाई ज़्यादातर लोगों को बिलों ने जो है ना बिजली के बिलों ने ज़्यादा परेशान कर दिया। हुकूमत का अंदाज़ा है कि आइंदा साल भी मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह में कमी होगी और कम ही रहेगी, लेकिन मुल्क के करोड़ों घराने शायद इस खबर से भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे उनकी ज़िंदगी पर कोई मुनासिब फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों है? वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब ने जानने की कोशिश की। कराची के रिहायशी नज़ाकत खान और इनकी बेगम कुछ अरसे कबल ज़ाती कारोबार बंद होने के बाद अब घर पर कागज़ के लिफाफे बनाने का काम करते हैं और यही इनका ज़रिया आमदन है। वो कहते हैं कि इखराजात में मुसलसल इजाफे और आमदन कम होने के बायस इनके माली हालात ज़्यादा अच्छे नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात तो कर्ज भी लेना पड़ता है। मियाँ बीवी अपने कपड़े, जूते, बहुत सारी चीज़ें, बीमारियों को भी छोड़ना पड़ता है, बस अपने बच्चों को आगे रखना पड़ता है कि बच्चों की हर चीज़ पूरी हो जाए। अभी देखें सर्दी आई, बच्चे तो ये कहते हैं कि गर्म पानी हो, तो गैस तो है नहीं। दूसरा ये है कि अगर इलेक्ट्रिक की अगर हम इस्तेमाल करते हैं कि चलो इलेक्ट्रिक से हो, तो फिर वो बिजली का बिल पे करना मुश्किल हो जाती है। बीमार हो जाएं तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, डॉक्टर की फ़ीस दें तो फिर मेडिसन भी बहुत अप हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 6 एंटीबायोटिक खानी है तो उसकी जगह हम 3 खा लेते हैं। कुछ माह कबल पाकिस्तान का शुमार सबसे ज़्यादा अफरात-ए-ज़र वाले ममालिक में था और मई 2023 में महंगाई की शरह 38% रिकॉर्ड की गई, लेकिन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब महंगाई बढ़ने की रफ्तार कदरे ठहर चुकी है और नवंबर के इख्तिताम पर माहाना अफरात-ए-ज़र
5% से भी कम है। आपकी करेंसी स्टेबल हो गई तो 26% जो पिछले साल इजाफा हुआ था महंगाई में बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का, वो ठहर गया। जब वो ठहर गया तो 26% कम हो गया। जब वो 26% कम हो गया तो अब अगर 32-33% अगर आता था तो सिर्फ रह गया आपका 6%। और ऑयल की प्राइसेस में कमी आ गई तो उसका भी इम्पैक्ट आ गया। लेकिन अगर महंगाई में कमी का दावा दुरुस्त मान लिया जाए तो आटे, दाल, सब्जियां और खाने पीने की दीगर अशिया समेत आम इस्तेमाल की अक्सर चीजें सस्ती क्यों नहीं हुई? माहिर ने मुआशियात का कहना है कि इन्फ्लेशन में कमी का मतलब यह है कि मुल्क में महंगाई बढ़ने की रफ्तार थमी है और इन्फ्लेशन का मुतजाद डिफ्लेशन है, और पाकिस्तान में आखिरी बार डिफ्लेशन 1963 में देखने में आई थी। ऐसे में जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी हो गई है तो फिर इसका फ़ायदा निचले तबके तक क्यों नहीं पहुंच पाता, और इन्हें ऐसा क्यों दिखाई नहीं देता जैसे हुकूमत और मुबस्सिरीन दावे करते हैं? मेरी आमदन तकरीबन 4 से 5 साल हो गई है, यही आमदन है, और महंगाई अब से अब जाती जा रही है। मेरी आमदन में इजाफा नहीं हुआ जितनी महंगाई में इजाफा हुआ है। महंगाई कवर नहीं हो पा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, और आमदन इतनी है ही नहीं मेरी, और आमदन कोशिश करने पर भी आमदन नहीं बढ़ पा रही हमारी। माहिरीन के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह महंगाई के मुकाबले में लोगों की आमदन ना बढ़ना और कमज़ोर इंतज़ामी कंट्रोल है। कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की कमी कह लें या इनकॉम्पिटेंसी कह लें या करप्शन कह लें, जिसकी वजह से जो फ़ायदा है वो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। दर हकीकत तमाम कमोडिटीज़ की पूरी दुनिया में कीमतें अच्छी खासी कम हुई हैं, पेट्रोल की हुई है, लेकिन उसका कोई ख़ास किरायों पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा। ये हमारे प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का मैंडेट है, उनका फ़र्ज़ बनता है या हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ज़रिए इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करें। मगर इसके समरात कब आएंगे? जब वो डिफ्लेशन होगा, जब वो रिवर्सल साइड पे आएगी, या बहुत नॉमिनल 2-3% 2-3 साल तक रहेगा, तो फिर लोगों को अफेक्ट होगा कि यार जो चीज़ 132 की मिलती थी अब 135 की मिल रही है, अगले साल से 140 की मिलेगी। तो उस वक्त उनको फिर ये, क्योंकि उनके फिर आमदन में इजाफा होता रहेगा। जब इकॉनमी की बायोंसी आएगी तो उनके बिजनेसेस बढ़ेंगे, जब बिजनेसेस बढ़ेंगे तो लोग अपने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करेंगे, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी। मुआशी माहिरीन के बकौल महंगाई की बढ़ती रफ्तार को कंट्रोल करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि नज़ाकत खान के ख़ानदान जैसे करोड़ों के हालात बदलने के लिए मुल्क में साजगार कारोबारी माहौल पैदा करना होगा। ठोस मुआशी पॉलिसियाँ तरतीब देनी होंगी जिस पर तसलसल के साथ अमल पैरा होना ज़रूरी है। तभी मुल्क के 10 करोड़ से ज़ायद लोगों को गुर्बत की दलदल से निकालना मुमकिन बनाया जा सकेगा। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। पाकिस्तान की मईशत को सियासी अदम इस्तेहकाम ने भी मुतासर किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक एक दिन की मुल्कगीर हड़ताल से 190 अरब रुपए का नुकसान मुल्की मईशत को बर्दाश्त करना पड़ता है। मुज़म्मिल असलम जो कि माहिर मईशत हैं, आजकल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मुआशी मशीर हैं, उनसे मैंने PTI के एहतजाज, वफाक और KP के दरमियान तनाव, मुल्क में सियासी बेयकीनी की वजह से मईशत पर असर और हुकूमत के मुताबिक मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसान पर बात की। पॉलिटिकल तो हमने जितनी इनको स्टेबिलिटी दी है, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस गवर्नमेंट को शायद इनके इत्तेहादी भी नहीं दे सके। औरंगज़ेब साहब के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं कि जो हमारा IMF का प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है उसमें KP अगर ताउन ना करती तो नहीं होता। तो और दैट इज बीइंग एक्नॉलेज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो पहली चीज ये होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कि बिजनेस एज यूजुअल जो खास तौर पे पॉलिसी लेवल पे हो रहा हो उसमें डिसरप्शन ना हो। तो अभी तक PTI ने वहां पे इनको कोई टफ टाइम नहीं दिया। इनफैक्ट इनके अपने इत्तेहादी सिंध हुकूमत जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को रेजिस्ट कर रही है आज की तारीख में, जिसको मीडिया नहीं बता रहा। तो दूसरी तरफ जो है यस स्ट्रीट में और पार्लियामेंट में एक एहतजाज है जिसपे कोई एज सच इकोनॉमिक कोई एक्टिविटी में कोई इतनी कोई बड़ी ड्रॉप हमारी वजह से नहीं आई। इनफैक्ट ये इन्होंने जो इंटरनेट स्लो किया हुआ है और जो चीजें की हुई हैं उससे जो है मेजर डेंट है। एक और चीज असद लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस आपके एक दिन के एहतजाज पे होता है, वो तो वैलिड आर्गुमेंट है। सर मुझे एक बात बताएं, फाइनेंस मिनिस्टर ने 190 अरब रुपए निकाल दिए। मुझे एक बात बताएं, इस्लामाबाद की संजरानी की एक स्ट्रीट पूरे पाकिस्तान में 190 अरब रुपए प्रोड्यूस करती है, 2 अरब रुपए भी नहीं करती। फाइनेंस मिनिस्टर की कैलकुलेशन गलत है।
किसी दिन आप उनको बिठाएं और उन्हें कहें ज़रा ब्रेक डाउन करके ये पूरी आप कैलकुलेशन बताएं, तो ही इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग अबाउट इट। मुज़म्मिल, जिस तरह से अगर पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन जो है केपी तक वहाँ से नहीं पहुँच सकते और जो नीचे जो जा रहे हैं कंटेनर सारे ब्लॉक हो गए हैं, कंटेनर्स को होल्ड कर दिया गया है, तो ट्रांसपोर्टेशन में और बाकी चीज़ों में इंटरप्शन तो रही, और 190 बिलियन की कैलकुलेशन शायद उनकी इसी वजह से थी। पहली बात यह है कि कंटेनर्स किसने रोके हुए थे? पीटीआई ने रोके हुए थे। और कंटेनर्स जो हैं इस्लामाबाद पेशावर से लोग आ रहे हैं, पूरे लाहौर में लगा देने, ये इनका डिसीजन था ना। हम भी तो केपी में बैठे में, अभी मौलाना ने इतना बड़ा जलसा किया, आपने कहीं सुना भी कि कहीं पुलिस भी डिप्लॉय हुई हो? तो ये तो इनका डिसीजन है ना, नंबर 1। नंबर 2, इनकी आप टैक्स कलेक्शन को भी जरा सा देख लें कि दे आर बिहाइंड 390 बिलियन इन 4 मंथ्स, और जो 5 मंथ्स। मैं कल से ये बात सोच रहा था कि इफ आई से कि पाकिस्तान इज इन टेक्निकली रिसेशन, तो वेदर इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट। तो आई बिलीव कि थोड़ा सा प्रोब करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 से हम हार्डली जो है अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ से भी कम ग्रो कर रहे हैं। जो 2023-24 में जो फर्क है वो क्या है? वो फर्क ये है कि पाकिस्तान से 18 लाख लोग माइग्रेट कर गए, और वो माइग्रेट क्यों कर गए? उनको कोई मतलब माशी तौर पे प्रॉब्लम है तो वो करके गए ना, और उसकी वजह से आपकी जो रेमिटेंसेस हैं अब भी मुश्किल $3 बिलियन अ मंथ पहुंच रही हैं। एसेट क्लासेस में जो है रियल एस्टेट इज गोइंग डाउन, कंस्ट्रक्शन इज लिटरली क्लोज्ड। अब अगर आप देखें ये आफ्टर एग्रीकल्चर जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है एम्प्लॉयज द मोस्ट पीपल इन द कंट्री, उसमें आप सीमेंट के नंबर से देख लें। चेंज ये है कि क्योंकि आपके इतने 2 सालों में हाई इन्फ्लेशन हुई थी, टॉप लगा था 38%, और उसकी हाई बेस की वजह से जो है आपकी इन्फ्लेशन जो है स्टैटिस्टिकली लो है। और स्टैटिस्टिकली लो होने का मतलब ये होता है कि प्राइसेस हाई है, लेकिन वो परसेंटेजेस क्योंकि इतनी वो बड़ी थी पिछले सालों में, उसकी वजह से बेस इफेक्ट आ चुका है। जिस तरह IMF प्रोग्राम में है पाकिस्तान इस वक्त, फिर से इस प्रोग्राम से पाकिस्तान की मईशत के ग्रोथ के पैटर्न पे या ट्रेजेक्टरी पे जाने के चांसेस आपको कितने नजर आते हैं? ग्रोथ के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपकी जो है ना एग्रीकल्चर किक करे या आपकी जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ किक करे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका है। वह अभी आपने सुना होगा IMF प्रोग्राम में IMF कह रहे हैं कि बाय फरवरी जितनी भी इंडस्ट्री को आप डायरेक्ट गैस दे रहे हैं फॉर द कैप्टिव प्रोडक्शन, वो आप उनको डिस्कनेक्ट करें और उनको ग्रिड से दें। ठीक है, नंबर 1। तो वो तो नजर नहीं आ रही। अब एग्रीकल्चर में भी जो सिनारियो है, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्राइस इज द गेम, और वो प्राइस अगर आप देंगे फार्मर को प्रॉफिट्स नजर आएंगे तो वो इन्वेस्ट करेगा अपनी क्रॉप में। वो वहां पे जो है बिल्कुल ही जिसे कहते थे ग्लूम एंड डूम चल रहा है। IMF ने एक नई कंडीशन लगा दी है। पहले आपको याद होगा हिस्टोरिकली हर साल एक वीट सपोर्ट प्राइस आती थी और गन्ने की भी सपोर्ट प्राइस आती थी, जिसको देखकर फार्मर अपनी क्रॉप लगाता था। IMF ने बात लगा दी अब नो प्रोविंशियल नो फेडरल गवर्नमेंट कैन अनाउंस एनी सपोर्ट प्राइस, नंबर 1। नंबर 2, IMF ने एक और कंडीशन लगा दी है कि आप जो है प्रोक्योरमेंट भी नहीं करेंगे। यूजुअली गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्योरमेंट करती है वीट की, और वो भी एक तरीके से उन्होंने मना कर दिया। तो देयर इज लॉट ऑफ इफ एंड बट्स। आई डोंट सी एनी मतलब होप कि इवन गवर्नमेंट वुड टच दिस ईयर 2.5%, जो लास्ट ईयर इन्होंने 2.4 दिखाई थी, वो भी अगर मैच करते इस साल तो बहुत बड़ी बात है। मुज़म्मिल, सर्विसेज सेक्टर की आपने बात नहीं की। एक मेजर चंक जो है वो तो सर्विसेज सेक्टर की तरफ से आता है। सर, सर्विसेज सेक्टर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। यानी कि अगर आपके मुल्क में ज़राअत अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली रिटेल एंड होलसेल होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसकी बैंकिंग होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इट इज़ एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट करती है कमोडिटी सेक्टर को देखकर। अगर आपका कमोडिटी सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है तो फिर आपकी सर्विसेज ऑटोमेटिकली टेपर ऑफ होती है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के मुताबिक मुल्क की मईशत मुस्तहकम होने हुई है और महंगाई में होने वाले बहुत ज़्यादा इजाफे की रफ्तार अब इंतहाई कम हो चुकी है। मईशत पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, जानते हैं आसिम अली राना से। इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम,
کیا کہنا ہے حکومت کا؟ کتنی مستحکم ہوئی ہے ملکی معیشت؟ اور مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پر جو حکومت کا موقف ہے اس پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن حکومت اپنے موقف پہ قائم ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی بالکل اسد، حکومت کے جو موقف ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ لگاتار حکومت کی جو بہتر معاشی پالیسیوں کے مطابق اس کے اثرات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی میں لگاتار کمی ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نومبر 2023 میں یہ جو تھی 29.2% تک مہنگائی تھی، جو اب کم ہو کر نومبر 2024 میں 4.9% تک پہنچ چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں بھی آئی، ستمبر میں جو تھی یہ تقریباً 9.2% تھی، اس کے بعد 7.3% اور اب 4.9% کی شرح پر آ چکی ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ لگاتار کم ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے اسٹاک مارکیٹ بہت اچھی جا رہی ہے، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اس کو ٹچ کرنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پاکستان میں 13% پر آ چکا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں حکومت کا کہنا ہے کہ ایسے انڈیکیٹرز ہیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے اور مہنگائی میں لگاتار کمی آ رہی ہے، ایسا کہہ رہا ہے حکومت کا۔ جی سر، تو عاصم، آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ مہنگائی میں جو کمی آئی ہے وہ آپ یا آپ کی فیملی یا آپ کے کلیگز یا دوست احباب فیل کر رہے ہیں؟ اسد، اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ مہنگائی اگرچہ کم نہیں ہوئی، لیکن مہنگائی جو بڑھنے کی جو رفتار تھی اس میں نمایاں طور پر کمی آ چکی ہے کہ اب گزشتہ سال تک جو وہاں پر روزانہ ایک چیز جو خاص طور پر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ فوڈ کے حوالے سے جو انفلیشن ہے وہ افیکٹ کرتی ہے عام لوگوں کو، ہم سب کو افیکٹ کرتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو قیمتوں میں اضافے ہو رہے تھے اب وہ نہیں ہو رہے، لیکن اگر عام جو ہے وہاں پہ لوگوں کی کھانے پینے کی اشیاء کی بات کی جائے، جو وہاں پہ گندم کی پرائس ہے جو تقریباً اب سے 6 ماہ پہلے تھی وہی برقرار ہے، تقریباً 100 روپے کلو کے قریب وہاں پہ اس وقت گندم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو وہ بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ تمام کی تمام کوئی بھی سبزی 100 روپے کلو سے نیچے نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہاں پر جو پیٹرولیم پرائسز ہیں، بجلی اور گیس کے بلز ہیں، ان میں بھی کوئی خاص کمی نہیں آ سکی، لیکن جو پہلے بہت زیادہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اس میں کسی حد تک ہوئی ہے کہ وہ مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے۔ لیکن مہنگائی میں اگر کہا جائے کہ بہت زیادہ کمی ہوگی ہے، لوگوں کے ذرائع آمدن میں اضافہ ہوا ہے، ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے، تو ایسا کہنا فی الحال مشکل ہوگا۔ بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عاصم علی رانا بتا رہے تھے کہ مہنگائی پہ حکومت کا موقف کیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا انہوں نے کہا کہ 1.25 سے 1.5 لاکھ کے پاس انڈیکس ہے، لیکن 1,12,000 اس وقت انڈیکس ہے۔ ہاں، یہ ضرور بات ہو رہی ہے مارکیٹ میں کہ شاید جس ریلی سے مارکیٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے وہ شاید 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکلز پہ ملٹیپل جو اوپینینز ہیں وہ آتی رہتی ہیں اور اس پہ ڈیبیٹ رہتی ہے۔ اس سے متفق ہونا ہر ایک کا شاید اس طرح سے جو ہے اویلیبلٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ میں انڈیکس اور فنڈز کی، تو اس پہ کویسچن مارکس اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں۔ عالمی ادارے اور بہت سے معاشی ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بنیادی معاشی اصلاحات لائی جائیں، لیکن ابھی تک کتنی اصلاحات ہوئی ہیں اور معیشت کتنی مستحکم ہوئی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں IMF کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر عاصم حسین سے، جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عاصم، بہت شکریہ آپ کا۔ کتنی مستحکم ہوئی ہے معیشت اور کیسا رہا 2024 گزشتہ سال کے مقابلے میں پاکستانی معیشت کے لیے؟ السلام علیکم اسد۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اب سے 1.5 سال پہلے حالات کیا تھے۔ تو حالات اب سے 1.5 سال پہلے یہ تھے کہ انفلیشن یعنی مہنگائی کا حد تقریباً 38% پہ پہنچ گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز یعنی ڈالرز جو اسٹیٹ بینک کے پاس تھے وہ 4 بلین تک گر چکے تھے، اور آنے والے سال میں 24-25 بلین کا قرضہ صرف واپس کرنا تھا، باقی چیزیں اشیاء جو جن کا بل آنا تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔ تو حالات کافی مشکل میں آ گئے تھے۔ وہ حالات اب خدا کا شکر ہے سنبھل گئے ہیں۔ آپ کی رپورٹ میں لوگوں نے بتایا کہ انفلیشن کافی حد تک کم ہو گئی ہے، 4-5% پہ پہنچ گئی ہے، لیکن ظاہر قیمتیں جو ہیں وہ تو جو اضافہ ہوا ہے وہ اب واپس تو نہیں ہوگا، تو قیمتیں تو ابھی بھی کافی ہیں، اور اس کا حل تو تبھی ہوگا جب لوگوں کی آمدنیاں بڑھنی شروع ہوں، وہ اب تک نہیں ہوا ہے۔ 2024 کے سب سے بڑے چیلنجز کیا رہے پاکستانی معیشت کے لیے عاصم؟ تو اسد دیکھیں، چیلنج سے پہلے ایک بہت بڑا فائدہ پاکستانی معیشت کو ملا ہے کہ عالمی قیمتیں آئل کی، گیس کی کم ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے جو انفلیشن میں کمی آئی ہے اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔
اور جو فارن ایکسچینج کا حال بہتر ہوا ہے اس میں اس کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت نے اپنے اخراجات بھی کم کیے ہیں, خاص طور سے انرجی کی طرف. جو قیمتیں بڑھائیں وہ مشکل فیصلے تھے, لیکن اور کوئی چارہ تھا نہیں. اتنا خرچہ برداشت کرنا ناممکن سی بات. وہ چیلنجز کو تو کا سامنا کر لیا حکومت نے. اب جو آئندہ کے وقت کے لیے جو چیلنج سامنے ہے, جس سے آپ نے شروع کیا کہ اصلاحات جو لانے ہیں ان کا سامنا کرنا ہے, اور اس طرف اب تک جو قدم لینے شروع کیے ہیں لیکن جو مشکل فیصلے ہیں وہ ابھی سامنے کھڑے ہیں. تو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس نے کتنی مدد کی پاکستان کی معیشت کو اس مشکل سے نکلنے میں؟ آئی ایم ایف کی پروگرام کے تحت جو آپ کے باقی قرض دینے والے ممالک تھے اور ادارے تھے, انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے آپ کے قرضے جو ہیں ان کو ہم رول اوور کر دیں گے. بغیر آئی ایم ایف پروگرام کے وہ کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اس کی وجہ سے وہ جو آپ کے 25 بلین سالانہ اب مطلب کم ہو کے 20 کے آس پاس آ گئے ہیں جو آپ کے ادا کرنے ہیں, وہ آپ ادا کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ رول اوور ہوتے جا رہے ہیں. نہیں تو ظاہر ہے 4 بلین سے اب 12 بلین آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہو گئے, آپ وہ ادا نہیں کر سکتے. عاصم, آئی ایم ایف کے جو پاکستان کے مشن چیف ہیں نیتھن پورٹر, ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو معیشت میں ریاستی مداخلت کم کرنے, نجی شعبے کے لیے مسابقتی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کتنا ممکن ہے پاکستان کے لیے ایسا کرنا اگلے چند سالوں میں؟ تو اصل یہ تو اہم ہے, اور اس معاملے میں ذرا کچھ قدم تو لینے شروع ہوئے ہیں. یعنی پرائیویٹائزیشن نجکاری جو کرنے کے ارادے ہیں وہ اس میں کام شروع ہوا ہے, لیکن ابھی تک کامیابی کو خاص نہیں ہوئی. تو پی آئی اے مثال کے طور پہ کی امید تھی کہ سب سے پہلے اس کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی, وہ بھی اب تک نہ ہو پائی. اس کے علاوہ یہ توانائی کی جو انرجی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے, وہ بھی اس پہ کام شروع ہوا ہے, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی واضح فرق نہیں نظر آیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا مسلسل مشکل ایک چلتی آ رہی ہے وہ یہ کہ حکومت کی آمدنی اس کے اخراجات سے کہیں زیادہ کم ہے. تو اس کا کوئی حل نکالنا ہے. صرف بجلی کی اور گیس کی قیمتوں کو بڑھانے سے یہ معاملہ عارضی طور پہ تو حل ہو جاتا ہے, لیکن مستقل حل تو نہیں. تو اس سلسلے میں جو ریفارمز لانے, اصلاحات لانے ہیں, ریٹیلرز پہ ٹیکس لگانا, ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگانا, یہ چیزوں پہ کام شروع ہوا ہے, لیکن اب تک جو پروگرس ہوئی ہے وہ بہت زیادہ واضح نظر نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 میں معاشی اصلاحات جو ملک میں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھیں کہ وہ بہت کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں اور ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے اس میں؟ میرے خیال سے اس کا ٹائم ٹیبل 2024 کبھی بھی نہیں تھا. وہ تبھی آئی ایم ایف کا پروگرام 3 سالہ ہے, تو اس پہ کام شروع ضرور ہوا ہے, لیکن جتنی پروگرس ہونی چاہیے وہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی. تو مگر یہ مت سمجھیں آپ کہ 2024 ہی میں یہ سب کچھ حل کر لینا تھا. وہ رفتہ رفتہ ہوگا, لیکن ذرا کچھ اس پہ پروگرس اب دکھائی دینی چاہیے اگلے سال کے اندر اور بلکہ اگلے چند مہینوں میں. عاصم, کوئکلی ایکسٹرنل فیکٹرز نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس میں؟ میں نے عرض کیا نا کہ پیٹرول کی قیمتوں سے کافی فائدہ ہوا. 4 بلین کا ایک سال میں فرق پڑا ہے جو عالمی قیمت آئل کی کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ نیچرل گیس کا الگ فائدہ ہوا ہے. تو یہ ان سے فائدہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اب انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹس کم ہونے شروع ہیں, اس کا تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے. لیکن اب آئندہ امریکہ میں بھی نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے. امریکہ اور چین کے آپس کے تعلقات مشکل میں آ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عالمی قیمتیں دوبارہ سے بڑھنی شروع ہو جائیں. So still we need to see کہ کس ڈائریکشن میں جو ہے انٹرنیشنل جو سچویشن ہے وہ جاتی ہے اور معیشت جو ہے وہ جاتی ہے. بہت شکریہ عاصم, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.